पहले आपको समझने कि रियलिज्म क्या होता है। रियलिज्म ये होता है कि जब आपकी स्टेट स्टेट की सिक्योरिटी, आपकी स्टेट की सोवरेनिटी, आपकी स्टेट का डिफेंस आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो और बाकी बेशक जाए बाहर में। दिस इज कॉल्ड रियलिज्म। एंड इकोनॉमिक में समझा रहा हूँ ना, economic version economic version of realism is called mercantilism. Economic version of realism is called mercantilism। कि जब आपकी स्टेट की ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि सिर्फ उस ट्रेड प्रैक्टिस से شكرا لحضرتك आपकी غادي يجي معنا ज़ात को كروكي. फायदा हो और बेशक दूसरी स्टेट जाए बाहर में, इट इज कॉल्ड मर्केंटालिज्म। देखिए मैं आपको एक एक्ट से समझाता हूँ। मसलन ये पहला एक्ट लेते हैं हम, ये एन से। तो एन से हम लिखते हैं एन, ये नेस्डेम का एन है। तो एन से आ गया नेविगेशन एक्ट। Navigation Act. दादा स्पोलिका. नेविगेशन एक्ट पास हुआ 1651 में। तो नेविगेशन एक्ट क्या था कि फर्ज करें कि ये कॉलोनी थी, यूएस कॉलोनी, और यहाँ पे ये इधर यूके और बाकी जो है वो सारी यूरोपियन पावर्स, जिसमें फ्रांस, जिसमें स्पेन, नीदरलैंड और ये सारे थे। ठीक है। हुआ ये कि जब ये यूएस की कॉलोनी थी, ये यूएस कॉलोनी थी, अमेरिकन कॉलोनी थी, तो ये यहाँ पे यूरोपियंस के साथ ट्रेड करते थे। तो या ये ब्रिटेन के शिप में ट्रेड कर लेते थे, ठीक है, या ये फ्रांस के शिप में ट्रेड कर लेते थे, और या ये स्पेन के शिप में ट्रेड कर लेते थे। मतलब जो भी शिप इनको यहाँ से इधर सस्ता अवेलेबल होता तो उसके साथ ये ट्रेड कर लेते थे। तो जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज थी तो किसी एक के साथ भी किसी एक का शिप यूज करते हुए यहाँ पे ये ट्रेड करते थे। मसलन अब आप देखें, अगर यहाँ पे उनको कोई सस्ता शिप अवेलेबल होगा ऑन चीप रेट, अगर कोई चीप रेट पे शिप अवेलेबल होगा तो ये जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है, कम्युनिकेशन कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक वो कम होगी। और जब कम्युनिकेशन कॉस्ट कम होगी तो यहाँ पे जो चीज़ इधर आ रही है वहाँ पे उसकी कॉस्ट भी कम होगी और इससे कॉलोनी को फ़ायदा हो रहा था। अब यूके कहता था कि कॉलोनी सिर्फ मेरी है तो फ़ायदा भी सिर्फ मुझे होना चाहिए। उसने एक एक्ट पास किया 1651 में, ठीक है। उस एक्ट को कहते हैं नेविगेशन एक्ट। इस एक्ट में इसने कहा कि आज के बाद यूके और इधर यूके की कॉलोनी में जितनी भी ट्रेड होगी वो सिर्फ ब्रिटिश शिप में होगी और किसी भी शिप में नहीं होगी। जब सिर्फ ब्रिटेन के शिप में ये ट्रेड होगी तो जाहिर बात है यहाँ पे ब्रिटेन की मोनोपोली कायम हो गई, और जब ब्रिटेन की मोनोपोली कायम होगी तो जाहिर बात है कि ब्रिटेन यहाँ पे कम्युनिकेशन चार्जेस, शिप के चार्जेस अपनी मर्जी से करता था, और जाहिर बात है फिर शिप यहाँ पे ज़्यादा चार्ज करता था वो। और जब यहाँ पे ज़्यादा चार्ज करता था तो जो चीज़ इधर से इधर आ रही होती थी तो उसमें कम्युनिकेशन चार्जेस बढ़ जाते थे और यहाँ पे आके वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती थी। यार अब वो कॉलोनीज जो है ना, वो कॉलोनीज के साथ अच्छा ट्रीट नहीं ना कर रहा था। यही तो हम पढ़ रहे हैं ना कि रीजंस ऑफ काजेज ऑफ द यूएस रेवोल्यूशन, कि उसने अपनी कॉलोनीज के साथ ऐसा क्या ट्रीट किया कि उन्हीं कॉलोनीज ने यूएस के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, यूएस के अगेंस्ट जंग लड़ी। अब हम उस जंग की वजह देख रहे हैं कि कौन कौन सी वजूहात थी कि जिन वजूहात की वजह से ये जो है कॉलोनीज जंग तक आई। तो मैंने बताया कि मैं सबसे जो पहली रीजन है वो है मर्केंटालिज्म, और मर्केंटालिज्म में जो सबसे पहला एक्ट है वो है नेविगेशन एक्ट। तो उस नेविगेशन एक्ट में उन्होंने कहा कि आज के बाद यूएस की कॉलोनी, मतलब ब्रिटेन की जो कॉलोनी है इधर अमेरिका में और ब्रिटेन में, और सॉरी रेस्ट ऑफ द यूरोप में, इनके दरमियान जितनी भी ट्रेड होगी वो सिर्फ यूके के शिप में होगी और किसी शिप में ट्रेड नहीं होगी। तो जब सिर्फ यूके की शिप में होगी, हाँ,
सब ओनली यूके। सिर्फ जब यूके की शिप में ट्रेड होगी तो यूके की यहाँ पे मोनोपोली कायम हुई, तो यूके के शिप यहाँ पे उनसे चार्ज ज्यादा करते थे। तो जब कम्युनिकेशन चार्जेस ज्यादा होंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे कम्युनिकेशन चार्जेस ज्यादा होंगे, तो वो चीज यहाँ पे आके इनको महंगी मिलती थी। अब देखें, इससे डायरेक्ट फायदा हो रहा था यूके का, और लॉस किसका हो रहा था? यूएस की कॉलोनीज का लॉस हो रहा था। और यही मैंने आपको बताया कि जब आपकी ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि सिर्फ आपको फायदा हो, सिर्फ यूके को फायदा हो और कॉलोनीज बेशक जाएं बाहर में, दिस इज कॉल्ड मर्केंटाइलिज्म। So Navigation Act was mercantilism. Is it clear? Hina, Zaid, रजिया, बिलाल, बस यही लोग हैं। या यूके कंट्रोल करना है ना, यूके ने कंट्रोल करना है, और जब ज्यादा कंट्रोल करेगा तो जाहिर बात है कि उनको गुस्सा आएगा, और इसी गुस्से की वजह से उनकी जंग हुई। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा था ई। मैंने नेक्स्ट टाइम में लिखा, ये हमारा ई नेक्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ई लिखते हैं 1660 इनमरेटेड एक्ट। अब देखें इनमरेटेड निकला है, इनमरेटेड देखें किससे निकला है, ये नंबर से, नंबर इनमरेटेड निकला है नंबर से। जब आप किसी चीज को नंबर्ड कर दें तो उसे कहते हैं इनमरेटेड। अब देखें यहाँ पे ये यूके की कॉलोनी है, यूके कॉलोनी अमेरिका में, ठीक है, और यहाँ पे यूके खुद है, दरमियान में है अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे बाकी यूरोपियन पावर्स। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉलोनी से जो इधर सारा मटेरियल जाता है वो होता है फिनिश, सॉरी रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे कॉलोनीज क्या करती थी, कॉलोनीज जो अपना रॉ मटेरियल था या फ्रांस को बेच देती थी, या यूके को बेच देती थी, या स्पेन को बेच देती थी। मतलब जहाँ पे उनको गुड प्राइस मिलती थी वहाँ पे ये अपना रॉ मटेरियल बेच देती थी। जहाँ से अच्छा प्राइस मिलता था, मार्केट है ना, तो जहाँ पे अच्छा प्राइस मिलता था वहाँ पे अपना रॉ मटेरियल ये लोग बेच देते थे। अब जो है कॉलोनी थी यूके की, यूके कंट्रोल कर रहा था, तो यूके कहता था कि फायदा सिर्फ और सिर्फ मुझे हो और किसी को फायदा ना हो। उसने क्या किया, उसने एक्ट पास किया, उसको कहते हैं इनमरेटेड एक्ट। उसने कुछ नंबर्ड की, नंबर्ड करेगा जो इधर सीधे चीजें जाएंगी, इधर से रॉ मटेरियल जाता है, उसने रॉ मटेरियल को नंबर्ड किया। जैसे आप कह लें कॉटन को नंबर्ड किया, शुगर केन को नंबर्ड किया, टोबैको को नंबर्ड किया। अच्छा एक दूसरी बात भी समझे, ये चीजें सारी हैं पेरिशेबल, मतलब अगर ये जल्दी सेल ना की जाए, जल्दी इनको ट्रीट ना किया जाए तो ये खराब हो जाती है, ठीक है। यूके ने क्या किया, अब जहाँ पे ये कॉलोनी से सिर्फ रॉ मटेरियल है और यूके ने ये सारा रॉ मटेरियल कर दिया नंबर, और कहा कि आज के बाद मेरी कॉलोनी ये रॉ मटेरियल सिर्फ यूके को भेजेगी और किसी को नहीं भेजेगी। जब ये लोग मजबूर हुए कि अपनी कमोडिटी सिर्फ बेचनी ही यूके को है, तो ये बेचारे वही कमोडिटी बेचते थे थ्रो अवे प्राइस पे, और जब बेचारे थ्रो अवे प्राइस पे बेचते थे तो यूके बाद में यही कमोडिटी इनसे थ्रो अवे प्राइस पे लेके बाद में उसकी कीमत अप करके जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको बेच देता था। अब देखें पहले ये सबको एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो जहाँ से अच्छा प्राइस मिलता था
वहां पे ये चीजें बेच देते थे। यूके ने क्या किया, यूके ने एक्ट पास किया, इनमरेटेड एक्ट, इन चीजों को नंबर्ड किया और कहा कि आज के बाद तुमने ये सिर्फ यूके को बेचनी है। जब लोगों के पास कोई और मार्केट बची नहीं, तो यूके, और ये तीन चीजें चीजें थी भी पैरिशेबल, अगर ज्यादा देर रहती तो खराब हो जाती, तो यूके की कॉलोनी वर बाउंड टू सेल ओनली टू यूके, और यूके बाद में इन्हीं की प्राइस अप करके दूसरी यूरोपियन पावर्स को बेच देता था। अब देखें, इससे डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा था, यूके को, और लॉस किसको हो रहा था, कॉलोनीज को। तो जब आपकी ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि सिर्फ आपकी जात को फायदा हो और दूसरे जाएं भाड़ में, इट इज कॉल्ड मर्केंटाइल। क्लियर? मजा आ रहा है ना? पेपर में ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना? ये देखो, मैं कोई भी बात आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ नहीं बता रहा, प्रॉपर प्रूव करके बता रहा हूँ कि ये किस तरह मर्केंटाइलिज्म था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हमारा है नेस का एस। पकड़ा ठीक है, से चल रहा है। तो हम एस को पढ़ते हैं। यार अकेडमी से बाहर नहीं जाने देते अपने पास पेज, बस यही थे। चलें, सीएसएस पे एकेडमी से तय करा, अब देखें एस। ट्रेनिंग शेयर में। एस था स्टेपल एक्ट। ये पास हुआ 1663। अब ये जो स्टेपल एक्ट है, स्टेपल कहते हैं स्टेपलर को। स्टेपलर क्या होता है कि जब आप दो चीजों को स्टेपल करते हैं, ठीक है, तो वहां से निकला है स्टेपल। ठीक है, मतलब दो चीजें हैं, आप उनको जो है वैसे स्टेपल कर दें तो वो हो जाएगा स्टेपल, और वहां से निकला है स्टेपल एक्ट। तो अब मैं आपको ये स्टेपल एक्ट बताता हूँ और ये बताता हूँ कि ये स्टेपल एक्ट किस तरह मर्केंटाइलिज्म था। ठीक है जी, स्टेपल, अच्छा पहले स्टेपल एक्ट को समझने से पहले ये चीज समझें कि दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, दोनों के दरमियान आपस में ट्रेड हो रही है। और जब ट्रेड हो रही है तो क्या होगा कि अगर कंट्री ए चाहता है कि कंट्री बी के साथ उसकी जो ट्रेड है वो ना हो, कंट्री ए कंट्री बी के साथ ट्रेड कर ही ना सके, तो उसके पास दो ऑप्शन होती हैं। ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। अगर कंट्री ए चाहता है कि बी की उसके अंदर प्रोडक्ट जाए ही ना, उसके पास दो ऑप्शन होंगी। एक ऑप्शन होती है ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स ये होते हैं कि आप उनके ऊपर ड्यूटी लगा दें। ड्यूटी ये लगा दें कि अगर एक चीज इधर से इधर आ रही है, आप उसके ऊपर टैक्स ही इतना ज्यादा कर दें, टैक्स ही इतना अप कर दें, ड्यूटी ही इतनी ज्यादा लगा दें तो वो चीज यहाँ पे सेल ही ना हो सके। दूसरे होते हैं नॉन ट्रेड बैरियर, सॉरी नॉन ट्रेड, सॉरी यार ये ट्रेड ट्रेड नहीं है, टैरिफ। टैरिफ है मुको जब चश्रा ये टैरिफ बैरियर्स हो गए, इसमें हमने ड्यूटी लगाई। और दूसरे ये हो गए नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिसमें आप क्या करें, चेकिंग करनी शुरू कर दें। जो चीज़ इधर इधर से इधर आ रही है, आप कहें कि मैंने इसकी चेकिंग करनी है, और चेकिंग के चक्कर में आप उसके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ा दें। और टैक्स ना बढ़ाएं, जब चेकिंग करने लगे, अब चेकिंग और ये सारा कुछ करके उसमें क्या वेस्ट करना था, टाइम वेस्ट करना होता, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी एंड वेरी। अच्छा अब देखें, इधर से जो इधर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो कॉलोनी से इधर जा रहा था, कॉलोनी से जा रहा था कहाँ पे, यूके यूरोप में, वो तो मसला हल हो गया कहाँ पे, जब हमने पढ़ा इनमरेटेड एक्ट। अब मसला था कि यूरोप यूरोप जो इधर भेजता था सारा अपना यूके की कॉलोनी में फिनिश प्रोडक्ट, तो यूके को ये भी अच्छा नहीं लगता था, कहता था कि कॉलोनी मेरी है
तो फिनिश प्रोडक्ट भी सिर्फ मेरा होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूरोप में देखिए, एक है यूके और बाकी दूसरी यूरोपियन पावर्स थी, ठीक है, और यहाँ पे यूके की कॉलोनी है। यूके चाहता था कि फिनिश प्रोडक्ट भी सिर्फ मेरा सेल हो और किसी का सेल ना हो, क्योंकि कॉलोनी मेरी है तो बेनिफिट भी सिर्फ मुझे होना चाहिए। उसने एक्ट पास किया, स्टैपल एक्ट। स्टैपल होता है, दो चीज इधर से आ रही है, अब उसको यहाँ पे आके स्टैपल करते हैं, कहते हैं स्टैपल एक्ट। स्टैपल एक्ट में यूके ने क्या किया, यूके ने कहा, यूरोपियन पावर को कहा कि आज के बाद अगर किसी ने मेरी कॉलोनी में इधर से इधर फिनिश्ड प्रोडक्ट भेजनी है तो उसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त क्या होगी कि पहले जो भी चीज़ है वो मेरी पोर्ट पे आएगी, यूके की पोर्ट पे आएगी, और उसके बाद वो यूके की कॉलोनी में जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। मतलब यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड, क्योंकि देखिए ना पहले ये डायरेक्ट ट्रेड करते थे, तो जाहिर बात है फिनिश प्रोडक्ट जहाँ से सस्ता मिलता था कॉलोनी वहाँ से मंगवा लेती थी। अब इन्होंने ये डायरेक्ट ट्रेड खत्म कर एक्ट पास किया, स्टैपल एक्ट, कि जो भी कमोडिटी जानी है वो पहले इधर आके स्टैपल होगी, और स्टैपल होने के बाद इधर आएगी कॉलोनी में। इसमें देखें यहाँ पे दो बैरियर लग रहे हैं। एक लग रहा था टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर कैसे लगता था कि जो भी चीज़ यूके की कॉलोनी पे आती थी पहले, तो यूके यहाँ पे क्या करता था, यूके यहाँ पे एक ड्यूटी लगाता था जिसको कहते थे स्टैपल ड्यूटी। अब जब देखें, जब ड्यूटी ज्यादा होगी तो ये चीज ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, तो और कोई कंट्री अपनी चीज बेच नहीं सकेगा, यूके से अपनी चीज बेचेगा। दूसरा, नॉन टैरिफ बैरियर कैसे लगा कि देखें, जो भी चीज यूके की शिप में आनी है, सॉरी जो भी चीज इधर आनी है, तो वो यहाँ पहले अनलोड होगी, अनलोड होने के बाद उसकी चेकिंग होगी, और चेकिंग होने के बाद वो रीलोड रीलोड होगी। रिदर्व स्टेपल ड्यूटी यही है कि मतलब उसको पहले दोबारा ड्यूटी लगानी है, कि यहाँ पे चीज़ आएगी पहले दोबारा ड्यूटी लगेगी, ताकि वो उसकी ड्यूटी इतनी ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ बिक ही ना सके। ये टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर में को टाइम वेस्ट करना है। देखो, जो भी चीज़ आएगी पहले एक शिप पे होगी, वहाँ पे अनलोड होगी, फिर उसकी चेकिंग होगी, और फिर दोबारा रीलोड कैसे होगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि नेविगेशन एक्ट में कि सिर्फ यूके के शिप में हो ट्रेड होगी, तो यहाँ पे दोबारा रीलोड रीलोड होगी यूके की शिप में। अब देखें टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखें अब आप कि पहले उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थी, जहाँ से भी जो है किसी दूसरी यूरोपियन पावर से फिनिश प्रोडक्ट मंगवा सकते थे। तो जाहिर बात है जहाँ से सस्ता मिलता था वहीं से मंगवाते थे। अब क्या हो रहा है, अब एक्ट पास हुआ है, और उस एक्ट का नाम है स्टैपल एक्ट, कि जो भी चीज़ मंगवानी है पहले वो यूके की पोर्ट पे आएगी। यूके यहाँ पे टैरिफ बैरियर लगाता था, यूके यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर लगाता था। तो इस वजह से जो यूरोपियन पावर्स थी उनके लिए अपनी प्रोडक्ट बेचना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था यूके की कॉलोनी में। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन किसके पास बची थी, यूके के पास। तो यूके फिर अपनी मर्जी की प्राइस से यहाँ पे चीज़ें बेचता था। अब देखें, पहले जब अपनी मर्जी से चीजें मंगवानी थी जहां से मर्जी, तो जो कम प्राइस पे देता था वहां से मंगवा लेते थे। अब किससे मंगवानी है, सिर्फ यूके से। वजह, तो ऐसे डायरेक्ट लॉस हुआ कॉलोनीज का और फायदा हुआ यूके का। और वही बात कि जब आपकी ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि सिर्फ आपकी जात को फायदा हो और दूसरा जाए फाड़ में, इट इज कॉल्ड मर्केंटाइलिज्म, एंड दिस स्टैपल एक्ट वाज मर्केंटाइलिज्म। Is it clear? Camarada de la pastels. सारे बताया करो यार, समझ आ रही है। ये तो इतना बोरिंग से लगता ना मुझे ये ऑनलाइन पढ़ा। फिर भी मेरी कसम से पूरी कोशिश है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं। ऐसे कैसा लग रहा है अभी तक लेक्चर? अच्छा है।
ठीक है ना, कैसा लग रहा है यार? तुम लोगों ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, जरा प्यारे लग रहे हैं, ये कैसा क्या है ना? असल में ये कैमरा है ना, कैमरे के से अच्छा नहीं। और कैसे फिर कहोगे कि Like me. समझ गया? Oder شيء بخوش. वाह, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। विकास मिलना है तुमने मुझसे आके। और यार ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, आप लोगों ने इस्लामाबाद में आना है तो मुझे मिलना जरूर है। मुझे पता तो चले ना यार मैंने किन लोगों को पढ़ाया है, ठीक है ना? ताकि आइडिया होना चाहिए। चलिए, अच्छा पूरी देखें, अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। Finish नेस कर. नेस पढ़ा है अभी तक, वो जो फॉर्मूला बताया ना याद करने का, नेस डैम। अभी तक हमने कितना पढ़ा है? नेस पढ़ा है, Nest नेविगेशन पढ़ा है एक्ट, सिर्फ है. मर्केंटाइलिज्म, NES. नंबर एक्ट, मर्केंटाइलिज्म, फार्मूला लिख रहा था सीधा है. और स्टैपल एक्ट, मर्केंटाइलिज्म। ठीक है, तो अब देखें, अ, अब क्या है कि अब हम अगला पढ़ते हैं डैम। तो उस डैम में पहले हम पढ़ते हैं डी और ई, ड्यूटी एक्ट और इन्फोर्समेंट एक्ट। ठीक है, तो अब पहले हम पढ़ते हैं ड्यूटी एक्ट और इन्फोर्समेंट। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास नेस था, और ये हाँ, चाबी ये पड़ी होगी इसके ऊपर, नहीं पड़ी? ये तो इस्लामाबाद से है. और रूम में मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इज इट ओके? फाइन? नहीं नहीं, इट्स ओके फाइन, आई वाज जस्ट आस्किंग ना, एज इट डिस्ट्रैक्ट नेस। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं डैम। तो इस डैम का पहले हम ये पार्ट पढ़ते हैं, डी और ई। ठीक है, तो डी है ड्यूटी एक्ट और ई है इन्फोर्समेंट। अब देखना, आज 2019 है ना, और अभी भी लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान से निकलते हैं और इधर जाते हैं बलूचिस्तान, सॉरी तो पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से निकलते हैं ईरान, ईरान से निकलते हैं टर्की, टर्की से जाते हैं ग्रीस। मतलब इतनी चेकिंग होने के बावजूद भी स्मगलिंग हो जाती है। तो जाहिर बात है, हम कब की बात कर रहे हैं? हम तो 1660 की बात कर रहे हैं। तब स्मगलिंग नहीं होती थी, तब भी स्मगलिंग होती थी, और स्मगलिंग जो है वो ठीक ठाक किस्म की होती थी। अब इन लोगों ने स्मगलिंग को रोकने के लिए दो एक्ट पास किए, डी ड्यूटी एक्ट और ई इन्फोर्समेंट एक्ट। पहले मेरी बात सुने, हम पहले इनको देखते हैं कि ये मर्केंटाइलिज्म किस तरह है। ठीक है, देखें, अगर यहाँ पे होगी स्मगलिंग होगी, अगर यहाँ पे स्मगलिंग होगी, तो स्मगलिंग का फायदा किसको होगा? स्मगलिंग का फायदा यूके की कॉलोनी को होगा, और नुकसान किसको होगा? यूके को होगा। ये बताता हूँ, अभी ये बताता हूँ। ये फोर्थ पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ये वाला, ये नेक्स्ट पढ़ लिया हमने। मतलब रीजन अभी तक हम सिर्फ एक ही रीजन पढ़ रहे हैं ना, मर्केंटाइलिज्म, बिकॉज मर्केंटाइलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस एक फिर भी 20 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको पूरा आपके पास राइटिंग मटेरियल भी आ जाए कि मटेरियल के अंदर हमें क्या लिखना है। और जब स्मगलिंग होती थी तो फायदा किसको होता था? यूके की कॉलोनी को, और नुकसान किसको होता था? नुकसान होता था यूके को। तो यूके ने क्या किया? अब यूके जब यहाँ पे इन्फोर्स करके यहाँ पे स्मगलिंग को रोक देगा, स्मगलिंग को चेक कर देगा, तो फायदा किसको होगा? यूके का, और नुकसान किसको होगा? तो यूके की कॉलोनी का। तो अगर हम इसका डीप एनालिसिस करें, तो ये दोनों एक्ट्स भी जो थे वो मर्केंटाइलिज्म थे, क्योंकि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। What's what?
तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 1773 हम पढ़ते हैं ड्यूटी एक्ट। ड्यूटी एक्ट में यहाँ पे यूके की कॉलोनी और यहाँ पे यूके, ठीक है। यहाँ पे ये लोग जो स्मगलिंग कर रहे होते थे, मतलब स्मगलिंग कैसे करते होंगे, अगर कोई यूके के शिप के अलावा कोई और शिप यूज कर लेते थे, या अगर यहाँ से इधर कोई चीज जा रही होती थी जिसके ऊपर स्टेपलीस ओ सॉरी शाबाश मीना, अब जाग रहे हो। 1673 इना आपको 10 रुपए पक्के हो गए हैं, ठीक है ना, तो 10 रुपए देता हूँ मैं। 1673, ठीक है, सॉरी, ड्यूटी एक्ट। तो जो भी चीज इधर से इधर जा रही होती थी, जो शिप में नहीं जा रही होती थी या स्टेपल ड्यूटी में लगती थी, तो उसको चेक करने के लिए न्यू फोर्स खुली थी। उस फोर्स को कहते हैं इंपीरियल कस्टम सिलेक्टर, जैसे आज हमारा कस्टम है, ठीक है। और उनको ह्यूज पावर्स दी कि जो भी यहाँ पे शिप जो है वो जिसके ऊपर स्टेपल ड्यूटी नहीं लगी हुई या जो यूके के शिप के अलावा कोई और शिप है, आप उसको यहाँ से कॉन्फिस्केट करो और यूके पकड़ो। अब जो स्मगलिंग रुक जाएगी, स्मगलिंग कम होगी, तो फायदा किसको होगा? तो यूके का नुकसान किसको होगा? कॉलोनी का। और वही बात कि जब आपकी ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि सिर्फ आपको फायदा हो और दूसरा जाए बाहर में, इट इज कॉल्ड मर्केंटाइल। नेक्स्ट इज ई 1696 Enforcement Act। देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने इसको समझना है। देखिए यूके की जो कॉलोनी थी अमेरिका में, उसके ऊपर किसकी सोवरेनिटी थी? यूके की। उसका मतलब है वो यूके का पार्ट था। जब यूके का पार्ट होगा तो उसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो यूके की ही चीजें होंगी। इसका मतलब है जो कॉलोनीज के शिप्स होंगे, तो जो कॉलोनीज के अपने शिप होंगे, कॉलोनियल शिप, असल में वो किसके शिप होंगे? असल में वो यूके के शिप होंगे। तो पहले जो शिप होते थे उनकी जो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन होती थी, और वो ये थी कि उनके ऊपर शिप के ऊपर सॉरी यार शिप जो है आई मीन, तो शिप के ऊपर लगा हुआ फ्लैग होता था। तो फ्लैग जिस भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता था, तो कंसीडर किया जाता था कि ये इस कंट्री का फ्लैग है। ये क्या करते थे, ये यहाँ पे ये करते थे कि यहाँ पे ये यूके की कॉलोनी, ये यहाँ पे यूके, यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि अगर अगर यहाँ पे इनको कोई सस्ता शिप मिल जाता था, मतलब यूके की कॉलोनी को यहाँ पे कोई सस्ता शिप मिल, जैसे स्पेन इनको सस्ता शिप प्रोवाइड करता था या फ्रांस इनको सस्ता शिप प्रोवाइड करता था, ये क्या करते थे कि जो फ्लैग है ये चेंज कर देते थे और यूके का फ्लैग ले जाते थे और इसके साथ इधर से इधर ट्रेड कर लेते थे। तो अगर कोई रास्ते में रोकता था तो कहते थे कि देखें ये किसका शिप है, ये कहते थे कि ये शिप है कॉलोनियल शिप। अगर कॉलोनियल शिप है तो यूके के शिप है। जब उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये हमें चकमा दे रहे हैं, तो उन्होंने एक्ट पास किया, उसका कहते हैं इन्फोर्समेंट एक्ट। उन्होंने कहा अगर आज के बाद किसी कॉलोनियल शिप ने ट्रेड करनी है तो पहले वो यहाँ पे यूके की पोर्ट पर आकर रजिस्टर होगा, और रजिस्टर होगा कि मैं कॉलोनियल शिप हूँ, उसके बाद ट्रेड कर सकेगा, अदरवाइज आज के बाद ट्रेड। तो जब ये स्मगलिंग भी बंद हुई तो डायरेक्ट लॉस किसका हुआ? कॉलोनी का, और फायदा हुआ यूके का। तो व्हेन आपकी ज़ात को फायदा हो और दूसरा जाए भाग में, इट इज कॉल्ड मर्केंटाइल। कॉलोनियल शिप ये न्यू जर्सी के, वर्जीनिया के, मैसाचुसेट्स के, जो भी इनके अपने शिप होते थे कॉलोनियल शिप थे।
चलें जी, अब डैम काफी पार्ट रह गया। उसका कैसा था नेक्स्ट डैम वाला? That's really. चलें अब देखें। हमने देखा कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, सर रजिस्टर कहाँ होना था पता था, यूके में, बुद्धि यूके में, यूके ने रोकना था ना, तो हम कहते हैं यूके में आकर रजिस्टर होगा, अदरवाइज ट्रेड ही नहीं होगी, कॉलोनियलशिप ट्रेड ही नहीं कर सकेगा। तो ये नेस और ये डैम डी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एम। तो 1733 मोलासेस एक्ट। तो अब हम देखते हैं इस मोलासेस 1733. एक्ट में क्या, देखिए यहाँ पे Yeah, 1733. ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये सेंट्रल अमेरिका। और सेंट्रल अमेरिका में यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कॉलोनीज थी, वो फ्रांस की थी, उनको कहते हैं फ्रेंच इंडिया। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट, यहाँ पे शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, सुपर प्रोडक्शन होती है यहाँ पे शुगर केन की, ठीक है। तो इसलिए ये जो पार्ट है इसको यहाँ पे कंट्री है क्यूबा, तो इवन तो क्यूबा को हम कहते हैं शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। एक सेकंड यार, यहाँ पे की पड़ी थी, इसके ऊपर पड़ी है ना, वो कंगे के साथ पड़ी नहीं है की, कंगे के नीचे पड़ी है की। हाँ यार, मैंने ना, क्योंकि अभी मैंने जाना है, मैंने 7:30 से पहले फिर वापस आना है, कि 8 बजे फिर ये क्लास कंटिन्यू करनी है। बच्चों को लगता होगा अपने सीजन के बाद इनकी कितनी आसान हो जाती है। I'm sorry यार, sorry to all, sorry to all, sorry to all. Is it okay? आप लोगों को यार किस दिन मैं ना अपने रूममेट्स के साथ में इंटरेक्शन करवाता हूँ, ताकि आप फोन से भी अच्छी अच्छी बातें सीखें। चलिए देखें, मोलासेस का ये सीन है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूएस है, तो ये लोग क्या करते थे कि सेंट्रल अमेरिका में फ्रेंच इंडिया से मंगवाते थे मोलासेस, कॉलोनीज वाले, ठीक है। अब देखें ना, शुगर अगर आप शुगर देखेंगे, शुगर कैसे बनती है, शुगर केन होता है, और शुगर केन की होती है क्रशिंग, और जब शुगर केन की क्रशिंग होती है तो क्रशिंग के बाद बनता है मोलासेस। अच्छा. और जो मोलासेस है, या वो उस मोलासेस से बाद में वो शुगर भी बना सकते हैं, और अल्लाह माफ़ करे ऐसे काम करने नहीं चाहिए, आप उससे रम भी बना सकते हैं उस मोलासेस से, तो जो टाइप ऑफ शराब होती है। Shay. शराब. तो ये करते क्या थे कि यहाँ से इधर फ्रेंच इंडिया से यूएस में मोलासेस मंगवाते थे, और उस मोलासेस को या कन्वर्ट कर लेते थे शुगर में, और या कन्वर्ट कर लेते थे रम में। तो इनकी जो थोड़ी सी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन्होंने अपनी शुगर और रम खुद बनाना शुरू किया। जैसे ना यहाँ पे ये फिर एक्सपोर्ट भी करते थे, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शुगर होती थी ना, वो यूके को एक्सपोर्ट कर देते थे। अब देखिए ना, शुगर जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। और जब इन्होंने यहाँ पे यूके को ये फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की,
तो यूके को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा उल्लू के पट्टो, फिनिश प्रोडक्ट तो हमने तुम्हें भेजनी है, तुमने फिनिश प्रोडक्ट हमें भेजना शुरू कर दी हो। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने एक्ट पास किया, मोलासेस एक्ट, और कहा कि आज के बाद तुम फ्रेंच इंडिया से मोलासेस नहीं मंगवाओ। कोई बात नहीं, ये सिंपल ही है कि मोलासेस मंगवाते थे फ्रेंच इंडिया से, क्योंकि ये शुगर एक्सपोर्ट करने लग गए थे ना, ये फिनिश प्रोडक्ट अपनी मेहनत बनाने लग गए थे और एक्सपोर्ट भी करने लग गए थे, क्योंकि कॉलोनी का बुनियादी मकसद यही होता है कि फिनिश प्रोडक्ट तो इधर से इधर आनी चाहिए, ना कि इधर से इधर जाए और ना ही इधर प्रोड्यूस होने लग जाए। तो ये अपनी बनाने भी लग गए और एक्सपोर्ट भी करने लग गए, इसलिए गुस्सा आया और एक्ट पास किया, मोलासेस एक्ट, और कहा कि आज के बाद तुम फ्रेंच इंडिया से जो है वो मोलासेस नहीं मंगवाओगे। और जब फ्रेंच इंडिया से इन्होंने मोलासेस मंगवाना बंद किया, तो मोलासेस को ये शुगर में कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे, जब होगा नहीं तो करेंगे कैसे, उसको रम में कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो शुगर जो है जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो क्या करनी पड़ रही थी, अब इम्पोर्ट करनी पड़ रही। तो वही बात है कि इस मोलासेस एक्ट से डायरेक्ट लॉस किसका हुआ, डायरेक्ट लॉस हुआ यूके की कॉलोनी का, और फायदा किसको होगा, यूके का। तो जब आपकी ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि आपको फायदा हो और दूसरा जाए बाहर में, इट इज कॉल्ड मर्केंटाइल। डन, सही समझ आ गई। और ऐसे ही एनालिसिस लिखोगे ना पेपर में तो आएगा, वरना नंबर समझ तो नहीं आने, बता रहा हूँ। चलिए, अब हमारा नेस भी हो गया, हमारा डैम भी हो गया, अब हम करते हैं एस। रिदा यार, फिर वो बाद में बताता हूँ, मेरे पेज पे मैसेज कर देना, फिर मैं तुम्हें सेंड कर दूँ, क्योंकि बाकी जो है वो बात बात रिपीट है। एस, ये एस है, अब शुगर है, और ये पास हुआ 1733 में। ठीक है जी। अब आप इसे एस को समझें, असल में ये जो शुगर एक्ट है, ये यहाँ पे इस गुस्से में पास हुआ कि उन्होंने एक्सपोर्ट क्यों किया। हुआ ये कि शुगर के ऊपर जो टैक्स है, जो ये शुगर यहाँ से मंगवाते थे, क्योंकि अब अपनी तो प्रोड्यूस होती नहीं थी, तो बाहर से इधर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी यूके में। तो जब ये यूके से इंपोर्ट करते थे, यूके ने शुगर के ऊपर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया। तो अब देखिए ना, इस टैक्स बढ़ाने से उनको उनका ट्रिपल नुकसान हुआ कि एक चीज खुद बना रहे थे और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, अब वही चीज इंपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा टैक्स के साथ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे लॉस किसका हुआ, लॉस बेचारी कॉलोनी का हुआ, और फायदा किसका हुआ, फायदा यूके का हुआ। तो जब आपकी ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि आपको फायदा हो और दूसरा जाए बाहर में, बढ़ इट में मत करता। Sí, और me बच्चों da मेरी बात asustado. सुनो, सॉरी, मेरी बात सुने आप, वो कहते हैं ना कि जो यार ये व्हाट द हेल इट इज गोइंग ऑन, आई एम सो सॉरी। हाँ, अब सही है। हाँ, वो कहते हैं ना कि जो मोहब्बत होती है ना, वो दो तरफा होती है, दो तरफा, और जो एक तरफ से आ जाए ना, तो वो जो है वो काम खराब हो जाता है। ठीक है, शुगर मतलब शुगर जो ये पहले खुद बना रहे थे और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, अब बेचारे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो शुगर एक्ट के बाद शुगर के ऊपर टैक्स भी डबल हो गया। तो यार, ये शुगर एक्ट की मैंने डेट गलत लिखी है, सॉरी, इट इज 1764। शुगर एक्ट की डेट ठीक कर लें, इट इज 1764, नॉट 1733, 1764। जी, जी नहा रहे हैं, करिए सर। मोलासिस की है 1733। शुगर एक्ट तक समझ आ गई बच्चे? Yes. Bak bu işi. Sorma.
Tishi, Super 8. चलें अब हमारा नेस भी हो गया, डेम भी हो गया, एस भी हो गया। अब हम अगला सी देखते हैं, सी जो हमने बनाया था वो सी लिखें करेंसी ऐप 1764 करेंसी ऐप। सेवनटीन सिक्सटी फोर करेंसी ऐप। हाँ जी अगेन है कि देखें डॉलर डॉलर जो है डॉलर डॉलर और इतना जो है वो अप्रिशिएटेड है। मतलब $1 जो है वो कितने का 160-170 रुपए का मिलता है। वजह क्या है क्योंकि डॉलर जो है वो वर्ल्ड करेंसी है। क्योंकि जितनी भी करेंसी ज़्यादा यूज होती है उतना ही जो है वो उसकी मांग जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ पे इस टाइम जो कॉलोनीज थी यूके ने उन कॉलोनीज को रखा, डिवाइड ही हुआ था, उनको साथ नहीं मिलाता था क्योंकि वो हमेशा डिवाइड एंड रूल के मुताबिक रूल करता था ना। यहाँ पे ये हुआ कि कॉलोनीज ने थोड़ी सी अपने आप में ट्रेड करना शुरू किया। जब आपस में कॉलोनीज ने ट्रेड करना शुरू की तो यहाँ पे इनकी अपनी जो है एक लोकल करेंसी डेवलप हुई। अब जब लोकल करेंसी इनकी अपनी डेवलप हुई तो यूके का जो था पौंड पाउंड सॉरी पाउंड यूके का जो पौंड था वो कम यूज होने लगा। तो उससे यूके का पाउंड थोड़ा सा डाउन हुआ और इनकी लोकल करेंसी थोड़ी सी अप्रिशिएट हुई। तो यूके से इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, यूके ने एक्ट पास किया करेंसी एक्ट। उन्होंने कहा आज के बाद आप अपनी लोकल करेंसी यूज नहीं करेंगे बल्कि हमारा पाउंड यूज करेंगे। पाउंड पाउंड जब ये पाउंड यूज करेंगे, समीना बुदरी आप ना नेट चेंज कर लो वरना क्या फायदा होगा। पाउंड तो इन्होंने कहा कि आज के बाद आप जो है वो हमारा यूज करिए। यार मुझे कोई फॉरेन से भी है तो हमारा जो है वो सिर्फ पाउंड यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखें थोड़ी सी इनकी अपनी करेंसी अब जा रही थी, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ने अपनी करेंसी की पड़ी। तो इससे भी डायरेक्ट फायदा किसको हुआ, यूके को और लॉस्ट कॉलोनी को हुआ। सपोज ऑल्सो मैटर। अब हमारा नेस भी हो गया, Q. अब हमारा डेम भी हो गया, हमारा एस भी हो गया, हमारा सी भी हो गया। बाकी ये सी और क्यों है ना, ये मैं भी आपको ना थोड़ी सी देर बाद बताता हूँ, फिर यस सर क्यों, ताकि आपको सही मजा आएगा। लेकिन पहली रीजन हमारी क्या हुई, पहली रीजन हमारी है मर्केंटाइलिज्म। और मर्केंटाइलिज्म मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दी। अब हम दूसरी रीजन देखते हैं दूसरी रीजन थी 7 ईयर वॉर। आपको पता है कि एंग्लो एंग्लो ब्रिटेन राइवलरी, सॉरी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो थी वो ये जो पार्ट है आपका ये वाला 1500 से ऑनवर्ड चल रही थी। और यहाँ पे 7 ईयर वॉर हुई। और 7 ईयर वॉर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हर कॉन्टिनेंट में लड़ी गई। मतलब ऑलमोस्ट 5 कॉन्टिनेंट्स में लड़ी गई और इसको फर्स्ट जो है वो वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं, 7 ईयर वॉर को। देखें अब यहाँ पे क्या हुआ, यूएस में क्या हुआ। यूएस में देखें कि ये यूएस है और यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया था यूके, और यहाँ पे आपको बना के दिखाया था स्पेन, और यहाँ पे आपको बनाया गया फ्रांस। यहाँ पे एक स्टेट है आज भी यूएस की, इसको कहते हैं ओहायो। फ्रांस चाहता कि यहाँ पे मैं कंट्रोल करूं और यूके चाहता था कि यहाँ पे मैं कंट्रोल करूं। जब ये आपस में कंपटीशन में आए तो देयर वाज ए वॉर एंड दैट इज नोन एज 7 ईयर वॉर। और जब ये वॉर हुई तो यहाँ पे एक बड़ा मजे का काम हुआ। वॉर में हुआ ये कि
अच्छा, एक पॉजिटिव बात मैं बताता हूँ। पॉजिटिव बात ये है कि हमने जो पहली क्लास में पढ़ी थी ना, प्राइवेट ओनरशिप, कि लोग प्राइवेट ओनरशिप के लिए भागे, तो वो प्राइवेट ओनरशिप सिर्फ यूके ने दी थी। फ्रांस और स्पेन ने अपने लोगों को नहीं दी थी, क्योंकि वहां पे लोगों ने डिवेल्प ही नहीं किया, ओन ही नहीं किया। हाँ, क्या? हाँ, बाद में मैं फिर आपसे पूछूंगा, आप बच्चों को बता देंगे। हाँ, वो वही प्राइवेट ओनरशिप ही है ना, कि नॉर्थ इंडस्ट्री हमेशा ही प्राइवेट ओनरशिप को वोट करती थी, यही सिर्फ स्लेवरी वगैरह की यही वजह बनी आगे। So we'll discuss it on night, and definitely that will help you more, my students. अच्छा, रूम में चाबी तुमने इधर ही रख के जानी है, क्योंकि मैंने फिर वापस जल्दी आना है, ठीक है? अच्छा, ये इस ड्रेस में अलाउ है ना खाना? इस ड्रेस में नहीं अलाउ? हाँ, अलाउ है। नाश्ता नहीं अलाउ है ना? सुबह नहीं करने दिया उसने नाश्ता, तो नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं करने दिया उसने मुझे। वो कहते हैं इस ड्रेस में नहीं अलाउ, आई डोंट नो, पता नहीं इसमें भी अलाउ है कि नहीं है। अच्छा, ये देखें, प्राइवेट ओनरशिप भी सिर्फ यूके ने दी थी, बाकी स्पेन और फ्रांस ने नहीं दी। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्रिटेन ने पहले दिन से ही इनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी दी हुई थी। कैसे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऐसी दी हुई थी कि यहाँ पे जितनी भी 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज में हर कॉलोनी की एक लोकल गवर्नमेंट थी, और उस लोकल गवर्नमेंट को जो लोकल लोग थे, रेड इंडियंस नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द जो ब्रिटेन से लोग सेटल हुए, तो जो है लोकल, यहाँ पे देखें, यूके ने इनको दो प्लस पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और दूसरी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखें, अब वो कहेंगे सर वो तो इतने टैक्सेस लगा रहे थे, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैसे हुई? तो उसका जवाब ये है कि टैक्सेस तो हमारे ऊपर भी लग रहे हैं ना। टैक्सेस ज्यादा होना एक अलग बात है, लेकिन प्राइवेट ओनरशिप तो थी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब ये 7 ईयर वॉर हुई, तो इस 7 ईयर वॉर में ब्रिटेन ने कॉलोनीज को कहा कि देखो, अगर अगर फ्रांस ने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया, तो फ्रांस तुमको ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे ये अपने एरिया को ट्रीट करता है, और जो ये तुम्हारे पास पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है और जो तुम्हारे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, और तुम जो है वो फ्रांस से जंग करो। असल में ये प्रॉक्सी वॉर लड़वाई यूके ने, कि जंग किसकी थी? यूके और फ्रांस की थी। और यूके ने लड़वाया किसको? यूके ने अपनी कॉलोनीज को लड़वाया अगेंस्ट फ्रांस। तो यही वजह हुई कि फ्रांस जो है वो 1763 में जंग हार गया, और जहाँ पे ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में जंग हारने के बाद फ्रांस ने जो जितना भी एरिया था फ्रांस के कंट्रोल में, यहाँ पे ये सारा दे दिया यूके को, और इधर जो कनाडा में एरिया था वो भी यूके को दे दिया। ट्रीटी ठीक है, ऑफ और पेरिस। असल में ये जंग किसने लड़ी? ये जंग लड़ी नहीं, वॉर की हिस्ट्री आपने कभी भी नहीं करनी दिया। वॉर में खुदारा आपने कभी भी नहीं पढ़ना। वॉर को बस आपका ये पता चले कि जंग क्यों हुई और जंग में क्या हुआ, बस। उसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। वो कभी भी आपसे बैटल्स नहीं पूछेगा। हाँ, जंग हुई वाई इधर ओहायो की वजह से। ये ओहायो है, यहाँ पे इधर यूके है, इधर फ्रांस है, दरमियान में ओहायो है। यूके चाहता था कि मैं कंट्रोल करूँ, फ्रांस चाहता था कि मैं करूँ, इस वजह से यहाँ पे जंग हुई। तो जंग लड़वाई इसने, कॉलोनीज को लड़वाई। चलिए, अब मैं आज ना आपको वॉर का एनालिसिस भी करना सिखाता हूँ कि वॉर का एनालिसिस कैसे करते हैं। इस 7 ईयर वॉर के बाद यूके की कॉलोनी को बहुत बहुत और बहुत एडवांटेज मिला। देखें, मैं आपके साथ चले 5 एडवांटेज डिस्कस करते हैं कि इस वॉर का जो पहला एडवांटेज मिला वो क्या मिला। पहला एडवांटेज ये मिला कि देखिए,
आप देखें कि इनको हमेशा फ्रांस से डर रहता था कि फ्रांस कहीं हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, इसलिए वो यूके का अम्ब्रेला यूज करते थे। इसलिए यूके जो भी इनके ऊपर ज्यादती करता था, यार यहाँ पे ये स्टेट बनाई थी ना मैंने, ओहायो, ओहायो, यहाँ पे ओहायो स्टेट है। यूके चाहता था कि इसके ऊपर मैं कंट्रोल करूं और फ्रांस चाहता था कि मैं कंट्रोल करूं। और देखो जब जब आपस में टसल होती है तो उसकी वजह से वार होती है। ओहायो पे कंट्रोल की वजह से वार हुई। इज इट क्लियर? चलिए अब ये देखें। तो अब मैं बताता हूँ कि 7 ईयर वॉर का फायदा क्या हुआ। 7 ईयर वॉर का जो सबसे पहला फायदा हुआ, रिदा, I'm sorry यार, I'm just correct joking, आप जो है मेरे बेटों की तरह हो, तो पुत्री हो आप मेरे साथ लोग। अगर समझ नहीं आती तो हम रिस्पॉन्सिबल पाए। तो अब देखें यहाँ पे फ्रांस का ये जो जंग के बाद खतरा था, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूके की कॉलोनीज को जो फ्रेंच का डर था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मतलब उनको यूरोपियन फेयर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वो कहेंगे सर स्पेन का डर नहीं है, तो स्पेन मैंने आपको कल ही बता दिया था कि स्पेन जिस दिन स्पेनिश आर्मेडा हारा स्पेन उस दिन के बाद कुछ भी। दूसरा जंग का फायदा क्या हुआ? दूसरा जंग का फायदा हुआ वॉर डेट का। अब देखें यही लोग थे यूके के सारे टैक्स बर्दाश्त कर रहे थे, चुप करके बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब इनको यूके ने कहा कि वॉर डेट जो है, कॉलोनीज को कहा कि वॉर डेट तुमने देना है, तो कॉलोनीज ने कहा हमने क्यों देना है? उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे लिए जंग लड़ी है। तो कॉलोनी वाले बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा जंग के बाद जो एरियाज जीते हैं वहां पे पॉलिटिकल क्लाउड किसका स्टैब्लिश हुआ है? तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल क्लाउड तो हमारा यूके का स्टैब्लिश हुआ है। तो उन्होंने कहा जब पॉलिटिकल क्लाउड आपका स्टैब्लिश हुआ है तो पैसे हम क्यों? इट वाज द फर्स्ट टाइम दे केम कॉलोनीज और यूके, दे केम आई बॉल टू आई बॉल विद ईच अदर, एक दूसरे को पहली दफा आंखें दिखाई। वजह क्या है? वजह ये 7 ईयर वॉर है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस का डर खत्म है। तीसरी बेस्ट जो है इसका फायदा, तीसरा फायदा ये हुआ कि इन लोगों ने कभी, क्योंकि यूरोप जो है इनको हमेशा यूके इनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत डील करता था। जंग किसने लड़ी? जंग लड़ी कॉलोनीज ने आपस में मिलके। जब कॉलोनीज ने आपस में मिलके लड़ी तो उनके दरमियान बॉन्डेज डिवेल्प हुई, उनके दरमियान इंटरकनेक्टेडनेस डिवेल्प हुई। और उन्होंने कहा कि अगर हम मिलके जो है वो फ्रांस को फारिग करवा सकते हैं तो हम मिलके ब्रिटेन को भी फारिग करवा सकते हैं। और चौथी रीजन जो है वो ये है कि इन लोगों ने वॉर आर्ट सीखा यहाँ से, क्योंकि इन्होंने कभी वॉर लड़ी नहीं थी, तो इस वॉर में इन्होंने वॉर आर्ट सीखा। और जो फिफ्थ बेनिफिट है वो ये है कि शेर जो है ना, शेर तब तक आदम को नहीं बनता जब तक वो आदम का खून टेस्ट ना करे। तो इन भंगियों और जर्सियों ने पहली दफा यहाँ पे विक्ट्री टेस्ट की थी। और पुत्री ये होता है किसी वॉर का एनालिसिस करना, और ये मैंने 7 ईयर वॉर का एनालिसिस किया। समझ आई? ये 5 पॉइंट। आपने कभी भी ये नहीं देखना कि जंगों में क्या हुआ, आपको ये पता चलिए कि जंग क्यों हुई, वाई, और जंग का इम्पैक्ट क्या हुआ, जंग का एनालिसिस क्या है। इज इट क्लियर? चलें अब एक और देखें। अच्छा अब वो मैं ये वाला जो मैं यहाँ पे ये डबल एस और सी और क्यू, ये जो क्यू और एस मिसिंग थे, अब ये मैं एस पढ़ाता हूँ। पहले एस पढ़ाता हूँ। तो 1765 ब्रिटेन को कहता था पुत्री टैक्स पैसे तो हमने तुमसे लेने, ठीक है। तो इस 1765 में ब्रिटेन ने एक एक्ट पास किया है, कॉलोनी ने एक्ट पास किया, उसको कहते हैं
सर ये कॉलेज में लोग इन्हीं के थे तो फिर वो भी यूपी पर केस देना चाहते थे इन्हीं के। अब देखिए ना उनको ऑफेंड कर रहे हैं ना बार बार। कॉलोनीज इनकी थी कॉलोनीज, लेकिन देखिए ना वही मैंने आपको बात बताई है ना कि मोहब्बत जो है वो दो तरफा होती है। ठीक है ना, ये मतलब बार बार उनको ऑफेंड कर रहे हैं, उनको ऑफेंड कर रहे हैं, उनको ऑफेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कोई वही तो बात है कि कोई तो वजह थी ना कि उन लोगों ने जो है वो आज़ादी की जंग लड़ी। तो यही वजूहात थी, यही मर्केंटाइलिज्म था, यही सारा कुछ था जो उनको इन द एंड जंग तक लेकर आया। महवेश आपने क्या पूछा था? कुछ किसी और ने भी कुछ पूछा था। जल्दी करो यार फिर आगे बढ़े। ये जल्दी करो यार, आगे बढ़े। दरा गरीब नदी। ट्रीटी ऑफ पेरिस। महवेश ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी जब ये 7 ईयर वॉर खत्म हुई तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जिसमें एस फ्रांस शो ने एस अपनी शिकस्त मानी एस क्योंकि लियांदा ये विलाय सारा एरिया पहले फ्रांस के पास था। खब शराट तो मीना पुत्री आप जो है ना अपना नेट ठीक कर लो। यहाँ पे ये एरिया फ्रांस के पास था तो फ्रांस ने इस क्योंकि ये हार गया तो फ्रांस ने अपना ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी यूके को दे दिया। क्लियर? ओके जी जनाब आला। 765 यहाँ पे एक पास हुआ क्या कहते हैं स्टैम्प है। उस स्टैम्प एक्ट में क्या हुआ? उस स्टैम्प एक्ट में ये हुआ कि ब्रिटेन ने कहा कि पुत्र अपने पैसे तो तुमसे ही निकलवाने हैं, जो मर्जी हो। उन्होंने कहा आज के बाद जो भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर लगेगी स्टैम्प। तो जैसे हमारे स्टैम्प पेपर जिसको आप स्टाम्प कहते हैं, और उसका तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। जो भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो शादीनामा हो, चाहे वो तलाकनामा हो, चाहे वो बार हो, चाहे वो बुक हो, जो भी चीज प्रिंटेड होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब आप इंटरेस्टिंग बात देखें, ये स्टैम्प एक्ट था जिसकी वेक में पहली दफा यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ। अदरवाइज यहाँ पे कभी प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं। इतने टैक्सेस लगे, सारा कुछ बर्दाश्त हो गया। ये जब स्टैम्प एक्ट लगा तो यहाँ पे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसके अगेंस्ट जबरदस्त किस्म के प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने कहा ये जो स्टैम्प हैं ये हमारे लिए डेथ स्टैम्प, ये हमारी डेथ स्टैम्प है, डेथ स्टैम्प। ठीक है, ये हमारी डेथ स्टैम्प हैं और ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया और ये जो स्टैम्प कलेक्शन ऑफिस थे उनको आग लगा दी। ठीक है, और इसके अलावा ये जो स्टैम्प होती थी इनको खरीदते थे और गलियों में आके उन स्टैम्प्स को आग लगा देते थे। ठीक हो गया। अब पहले इस बात को समझें कि इतने टैक्स लगे, बोले ही नहीं। ये एक स्टैम्प एक्ट लगा और बर्दाश्त नहीं हुआ। वजह क्या थी? वजह यहाँ ये 7 ईयर वॉर वॉज द रीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रांस का डर खत्म हो गया था, क्योंकि वॉर और सीख लिया था, क्योंकि ये सारा कुछ ऑब्टेन कर लिया था, इसलिए इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ। इनका एक बंदा था सैमुअल एडम। सैमुअल एडम ने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन का इसने नाम रखा सन्स ऑफ लिबर्टी और इन लोगों ने एक नारा लगाया। उस नारे को कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट representation। बिल्कुल यार। वो कहते थे कि ठीक है अब हमारे ऊपर टैक्स लगाओ, आपको राइट है, लेकिन वो टैक्स तब लगाओ जब आप हमें यूके की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दो।
ठीक है, अब देखें ना, अगर ये यूके की पार्लियामेंट में इनको यूके इनको अपनी रिप्रेजेंटेशन दे देता, तो जितने भी यूके टैक्स पास करता था तो ये पास होने देते, ये टैक्स पास कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यूके कहता था कि अब हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन दो, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यूके इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देता। एनी हाउ, जब इनके प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए, बहुत ज्यादा हाई हुए, तो 1766 में यूके ने इनकी बात मान ली और इनके सारे टैक्स खत्म कर दिए और एक एक्ट पास किया, उसको कहते हैं डेक्लारेटरी एक्ट। अब डेक्लारेटरी एक्ट जैसे नाम से ये जाहिर हो रहा है डेक्लरेशन, तो इस डेक्लरेशन में ये था कि जितने भी तुम्हारे ऊपर पहले टैक्स लगे हुए हैं ना, वो सारे के सारे टैक्स हम आज जो है वो खत्म कर रहे हैं। लेकिन बट सिर्फ आपके ऊपर एक डेक्लरेशन होगी, वो डेक्लरेशन होगी इंपीरियल गवर्नमेंट की, यूके की गवर्नमेंट की, कि हम जब चाहें तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे उनको ना बजाय, क्योंकि अब टैक्स खत्म हो गए थे, तो बजाय रिलैक्स होने के उनको और भी ज्यादा गुस्सा आया, उनके प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फ्रोशियस हो गए। उन्होंने कहा कि हमने तो आपसे टैक्स की रियायत मांगी नहीं, हमने तो कहा ही नहीं आप हमारे टैक्स खत्म करें, आप कल के क्या करें, आप हमें रिप्रेजेंटेशन दें, और ऊपर से आप हमें बदमाशी दिखा रहे हैं कि हम जब चाहें तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा लें। तो पहली दफा यहाँ पे जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए, तो ब्रिटेन को यहाँ पे अपनी आर्मी भी भेजना पड़ी। तो आर्मी इसने भेजी थी 1765 में। अब क्योंकि आर्मी जब आती है तो आर्मी को रहने के लिए घर चाहिए होते हैं, कंटोनमेंट चाहिए होते हैं, तो आर्मी यहाँ पे कभी रही नहीं थी, क्योंकि जंग में पहली दफा जो है वो, जी सारा कुछ ये मर्केंटाइलिज्म में ही है। तो जो है नहीं, मर्केंटाइलिज्म में भी आप देख सकते हैं, लेकिन मर्केंटाइलिज्म की जो प्रॉपर हेडिंग्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, वैसे ये सारी मर्केंटाइलिज्म में भी आती है। I'm सॉरी यार सैम, ये दोबारा जो है वो गलत हो गया, थोड़ा सा मिसिंग हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इनके प्रोटेस्ट इतने ज्यादा फरोशियस हुए, इतने ज्यादा फरोशियस हुए कि इन टैक्सेस को रोकने के लिए पहली दफा वहां पे आर्मी मंगवाना पड़ी। अब देखो ना, आर्मी जो होती है, आर्मी के लिए क्या चाहिए होता है, आर्मी के लिए कंटोनमेंट चाहिए होते हैं, और आर्मी कभी चाहिए नहीं थी कॉलोनी में, तो पहली दफा जब आर्मी चाहिए थी तुमको कंटोनमेंट चाहिए थे, तो कंटोनमेंट अभी थे नहीं, तो इन्होंने वो जो आखिरी क्यू रहता है हमारा क्यू, तो ये भी क्यू आ गया, यहाँ पे इन्होंने एक एक्ट पास किया, उस एक्ट को कहते हैं क्वार्टरिंग एक्ट। इन्होंने कहा ये जो आर्मी है, ये आर्मी यहाँ पे लोगों के घरों में रहेगी। तो उससे इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उनका ये क्या तमाशा है कि यही लोग हमें सुबह हमारी फैंटी लगाएंगे, ठीक है, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे होंगे हमें मारेंगे, हमें जूते मारेंगे, और शाम को यही लोग हमारे घरों में रहेंगे। और साथ में ये भी कहा गया कि आपने इन आर्मी ऑफिसर्स को खाना भी देना है। तो इसकी वजह से इनके प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। तो एनी हाउ, यहाँ पे एक डेक्रेटरी एक्ट पास हुआ, टैक्स खत्म हुए, डेक्रेशन ही रहा कि जब चाहे टैक्स लगा सकते हैं। तो हमने कहा, हमने तो ये कहा ही नहीं, हमने क्या कहा, हमने कहा है कि आप टैक्सेशन लगाएं, लेकिन साथ में रिप्रेजेंटेशन। एनी हाउ, जब यहाँ पे कोई टैक्स ही नहीं था, तो इनके बजाय जो है यूके को लगता था कि शायद ये जो है रिवोल्ट और प्रोटेस्ट कम हो जाएंगे, लेकिन प्रोटेस्ट जब और ज्यादा हुए, तो फिर जाहिर बात है यूके को भी गुस्सा आया, क्योंकि यूके की सिर्फ एक कॉलोनी तो नहीं है ना, यूके की तो और भी कॉलोनीज हैं, और अगर सारी बातें इनकी मान लेते तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू होना था। एनी हाउ, पता यहाँ पे क्या है कि यूके को जब गुस्सा आया, तो यूके ने 1767 में इनको सजा देने के लिए एक्ट पास किए, उन एक्ट को कहते हैं टाउनशेंड। इन टाउनशेंड मेयर्स में क्या था, टाउनशेंड जो था ना, वो उस टाइम ब्रिटेन का समझ लो फाइनेंस मिनिस्टर था।
टाउनशिप ने क्या किया, क्योंकि अब ये सजा देनी है, उनको लगता था कि यार हमने एक्ट पास किया है, डेक्लेरेशन है, फॉरेन कोई मिनिस्टर टैक्स नहीं लगाया, हमने कहा सिर्फ हमारा फाइनेंस राइट है। मिनिस्टर। इन लोगों को इतनी तकलीफ है कि हमारा राइट नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा हमको सेट कर। ब्रिटेन फॉर्म मिनिस्टर था, उसने सीरीज ऑफ, फॉरेन मिनिस्टर। अब ये एक टैक्स नहीं है, ये सीरीज ऑफ टैक्स हैं। उन्होंने कहा जितने पर टैक्स लगे हुए हैं सबको रिवाइज करो। साथ में देखिए ना, अब जब फ्रांस का Bia डर pula खत्म kami. हुआ चिका तो में इन लोगों ने वहां पे अपनी बिल्डिंग वगैरह बनाना शुरू की, बिल्डिंग बनाना शुरू की। जाहिर बात है बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है बिल्डिंग मटेरियल, तो क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा था, इसलिए यूके ने बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर जो टैक्स जो है वो और बढ़ा दिया। और जो तीसरा काम किया वो ये किया कि जब क्वार्टरिंग एक्ट पास हुआ था तो ऑलमोस्ट हर स्टेट ने इनको अलाउ किया था, ऑलमोस्ट हर स्टेट ने इनको अलाउ किया था कि ये यहाँ पे हमारे घरों में रह सकते हैं। सिर्फ एक स्टेट थी न्यूयॉर्क, जिस न्यूयॉर्क ने इनको अलाउ नहीं किया था, निकल नहीं ये हमारे घरों में नहीं रह सकते न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क को सजा देने के लिए यहाँ पे जो न्यूयॉर्क का लेजिस्लेचर था, लोकल लेजिस्लेचर, अच्छा मुझे एक बात याद रखनी की, जो लोकल गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट या ये जो लोकल लेजिस्लेचर है, इसमें होते थे लोकल पॉलिटिकल लीडर। ये और क्योंकि ये लोगों ने ये चीज़ें कभी यूरोप यूरोप में तो ट्राई नहीं की थी, तो जब ये ट्राई कर रहे थे पहली दफ़ा ज़िंदगी में इधर ब्रिटेन में, तो सॉरी यूएस में, तो ये चीज़ें उनके बड़े दिल के करीब थी। कहते कि यार ये तो बड़ी बात है कि हम यहाँ पे सारी चीज़ें खुद कंट्रोल कर रहे हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं। तो लोकल गवर्नमेंट वाज वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, तो उन्होंने फिर न्यूयॉर्क को सजा देने के लिए यहाँ पे उनकी लोकल लेजिस्लेचर जो है वो खत्म। अब इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि जब सिर्फ एक डेक्लेरेशन था वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो क्या जब प्रॉपर टैक्स लग जाएंगे वो बर्दाश्त होंगे? और दसो जैमन नुदरत, कैसा लग रहा है लेक्चर, मजा आ रहा है? तो थोड़ी गपशप लगाते हैं, बोर नहीं ना करना हम लोग। आप लोग कहाँ से हो बताओ ना मुझे यार। फिर ये है ना कराची, एक सेकंड साउथ वजीरिस्तान से। अच्छा यार रिदा, फास्ट जाने की एक वजह ये है कि अगर मैं स्लो जाऊं तो देखिए मेरा मेरा बोले ये ऐसी शुरू से मैसेज, हाँ। ये फिलॉसफी है कि मैं ना सिर्फ वो जो है वो नहीं करता मैं इससे कि हमारा लगा। जो है कि आपको सिर्फ लेक्चर दे दूं और आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास वो मटेरियल ही ना हो। मेरी कोशिश ये होगी कि आपके पास पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मटेरियल भी हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हो। तो इसलिए आई एम सॉरी, आई वुड बी बिट फास्ट ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको मटेरियल नहीं चाहिए तो फिर जो है बेशक मैं स्लो हो जाता हूँ। मेथड ये था यार। तो फिर मेरी स्पीड के साथ आपको थोड़ा मैच करना पड़ेगा। चलो जी आजिम मसूद, हरिपुर बट करंटली राजनपुर, ओके सर, नो इश्यूज, दशहरा, मंडी बहाउद्दीन। ओ रिदा, यू आर फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन। रिदा तेनों अपने वाली बोली बोली आउंदी है जेड़ी मंडी बहाउद्दीन बोली जाती? चलो मोर ठीक है, हुण आपां ना अपनी बोली गल करनी। मोहम्मद वकास, सऊद वजीरिस्तान, यार ये तो बड़ा अच्छा है, आप लोग दूर दूर से पढ़ रहे हो। जाहिद, हरिपुर, शाह वली, कोहाट, अजीम मसूद। यार शाह वली आप इनवाइट करो मुझे कोहाट, यार आपके कोहाट कितने हैं? गाँव लगा
बन रहा है जैसे वी आर आईडीपीज, आई एम आईडीपी। चलें अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग फ्रेश हो गए होंगे। टरे बादशाह ही जाए। यार आई एम सॉरी, लेकिन ना ये ऑनलाइन सेशन ना मुझे इतना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट ना, आई एम नॉट लविंग इट। देखिए अजीब सा ही लगता है, जैसे पता नहीं इनको मैं क्या बोल रहा हूँ ना। इट सीम्स ऑकवर्ड। एनीहाउ, कमिंग बैक, तो जब कोई टैक्स नहीं था वो बर्दाश्त नहीं हुआ। अब जब प्रॉपर टैक्स लग गए तो वो बर्दाश्त होने से वो नहीं हुई। तो इन लोगों के प्रोटेस्ट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। अब यहाँ पे ब्रिटेन को इनके प्रोटेस्ट कंट्रोल करने के लिए पहली दफ़ा यहाँ पे इनकी फोर्सेस को यहाँ पे फायरिंग भी करना पड़ती थी। इवन के 1770 में एक सिटी है बॉस्टन, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉस्टन क्या है। जिस तरह पंजाब की स्टेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान की स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है तो पंजाब का कैपिटल है लाहौर। इस तरह यूएस की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके कैपिटल्स हैं। मतलब यहाँ पे स्टेट है मैसाचुसेट्स, तो मैसाचुसेट्स का जो कैपिटल है वो है बॉस्टन। तो बॉस्टन में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बॉस्टन में यहाँ पे थोड़ी सी फायरिंग हो गई। तो उस फायरिंग को कहते हैं बॉस्टन मैसेकर। तो उस बॉस्टन मैसेकर में जो है वो मैसेकर जो होता है, यह ज़ैनब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उनका अबॉलिश हो गया था। तो यहाँ पे मैसेकर जो होता है, देखें एक हमारा मैसेकर भी हुआ था इधर हमारी हिस्ट्री में भी, जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। En dan sekolah apa MCQs? वो Sekolah अब show इस ada. जलियांवाला बाग मैसेकर में देखें ना, 19 का हमारे कितने करोड़ों जो है करोड़ों आगे सॉरी 450 लोग मारे गए। sekolah wa. और हमारा कितना प्रोटेस्ट हुआ, ऑलमोस्ट ना होने के। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोस्टन मैसेकर हुआ है, कितने लोग मारे गए, सिर्फ ये 5 लोग मारे गए, ओनली 5 पीपल। और इन लोगों ने क्या कहा कि मैसेकर हो गया, मैसेकर कत्लेआम हो गया, हमारे लोगों के साथ क्या हो रही है, जातियां हो। तो इन लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, So bas इतना start प्रोटेस्ट sudah किया centralism कि na dai. ब्रिटेन को एक दफा फिर नी डाउन आना पड़ा। और 1770 में उनका एक प्राइम मिनिस्टर आया, लॉर्ड नॉर्थ। और अब ये देखें कि 1770 में लॉर्ड नॉर्थ ने जितने भी टैक्सेस थे वो सारे के सारे टैक्सेस कम कर। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये होना चाहिए था कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाते, लेकिन अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मेन बात तो ये थी कि वो ये कह ही नहीं रहे थे कि हमारे टैक्सेस बोस्टन आई नहीं थे। वो कहते थे कि हमें क्या दें, हमें Massachusetts capital dai. वो यानी भी कब से है? 1770 से 1773 का जो पीरियड है वो काफी पीसफुल रहा। और 1773 में फिर एक मसला हो गया। अब देखिए ना, कंट्रीज जो होते हैं ना, कंट्रीज ग्रेड होते हैं अपनी Choose. कंपनीज। बोस्टन ऐसे से जुड़ रहा है। Daudi kan kaya na da जितनी कंपनीज ज्यादा capital बड़ी da kana होंगी, Massachusetts. यूएस में वो Sada कंपनी fono to padak par hai. जैसे अल्फाबेट। Massachusetts. अल्फाबेट का अगर आप बजट देखें तो मेरे पास जो फिगर है, Si marja ga tul वो gadi फिगर है start ke da mo flow. 2018 की, जब मैं अटेम्प्ट की थी तो 2018 में अल्फाबेट की जो एनुअल वर्थ थी वो अराउंड 969 बिलियन डॉलर थी। पाकिस्तान की जीडीपी अराउंड 320 बिलियन है, मतलब 3 टाइम देन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। फेसबुक जिसको आप इतना यूज करते हो, ऑफ मार्क जुकरबर्ग, उसका जो है उस टाइम जो है कि जो है अराउंड 520 बिलियन डॉलर पे तो फेसबुक पहुंची हुई थी, अगेन डबल देन द नेशनल जीडीपी ऑफ आवर पाकिस्तान। तो कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं किसी भी कंट्रीज को ग्रेट बनाने में। तो ग्रेट कंट्रीज जो हैं वो रियली रिस्पेक्ट करती हैं अपनी कंपनीज का। यहाँ पे एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी,
अब ईस्ट इंडिया कंपनी यूके के लिए बहुत अजीज थी उनको, क्योंकि यही कंपनी थी ना वो जो हम बचपन से पढ़ते हैं कि वो तिजारत करने की घर से यहाँ पर आए और यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे ये सारा कब्जा वब्जा किया। अब हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया में जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर फील करे, इकोनॉमिक प्रेशर। अब जब इकोनॉमिक प्रेशर फील कर रही थी तो देखें ना साइंटिफिक टर्म में देखेंगे प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ पे प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है। तो उस टाइम यूके की ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉलोनी थी, प्रेशर कम था यूएस कॉलोनी में। तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रेशर है वो यूएस की कॉलोनी में कम करने की कोशिश की। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि तुम एशिया से टी खरीदो और टी लेके आ जाओ तुम इधर 90 इनकी यार इसने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, यूके गवर्नमेंट से। तो यूके गवर्नमेंट ने इनको कहा कि आप एशिया से टी खरीदें, इकाई दहाई टी वॉज अराउंड 90,000 पाउंड, ठीक है। और कहा कि ये टी लेके तुम लोग आ जाओ यूएस। और यूएस ने इधर क्या किया, यूएस में 1773 में एक एक्ट पास किया, उसको कहते हैं टी एक्ट। इस टी एक्ट में दो बातें थी कि टी के ऊपर जो टैक्स था वो कर दिया ज़्यादा, और दूसरा लोगों को बाउंड कर दिया कि आज के बाद अगर आपने टी खरीदनी है तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदनी है और किसी से नहीं खरीदनी। लेकिन मेरे को 2 रुपए की चीज़ है और मैं कहता हूँ कि मैंने 10 रुपए की बेचनी है, और फिर मैं साथ में लोगों को बाउंड भी कर दूँ कि आपने खरीदनी ही सिर्फ इसी से है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे डबल प्रॉफिट मिल जाएगा यार। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेशर फील कर रही है। 1773 में टी एक्ट पास हुआ। जब जब लोगों को जब लोगों को पता चला, यूएस के लोगों को पता चला कि हमारे साथ तो ये होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो तुमने टी लेके आनी है और उस टी के ऊपर तुम्हें टैक्स देना है वो टैक्स तो गया बाहर में, हम ये तुम्हारी टी ही यहाँ पे नहीं आने देंगे। अब देखिए ना, जब इतना प्रेशर ज्यादा था, लोगों का टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा अप था, तो यूके की गवर्नमेंट को ये टेम्परेचर समझना चाहिए था ना। यहाँ पे हुआ ये कि ये जो मैसाचुसेट्स है इसका गवर्नर था, उसका नाम था हचिनसन। अक्सर कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, वो गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ऐसी चवले मार बैठते हैं कि बाद में जलील होते हैं। हचिनसन ने गवर्नमेंट को कहा कि कोई मसला ही नहीं, आप टी आने दें और मैं जो है वो सारी की सारी टी अनलोड करवा लूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि ये टी जब इधर बोस्टन की पोर्ट पे आई और टी जो है वो अनलोड हो रही थी, तो यहाँ पे सैमुअल एडम और सैमुअल एडम की जो सन्स ऑफ लिबर्टी थी, सन्स ऑफ लिबर्टी, सैमुअल एडम और सन्स ऑफ लिबर्टी के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूप धारा अपना कैमोफ्लेज किया कि ये जो लोग मजदूर टी उतार रहे थे ना, कैमोफ्लेज किया कि जो टी उतारने वाले हैं हम भी यही हैं, और जहाज़ों में गए और सारी की सारी जो 90,000 की टी थी वो सारी की सारी इन्होंने समंदर में, अटलांटिक ओशन में फेंक। और इस इवेंट को हिस्ट्री में कहते हैं 1773 बॉस्टन टी पार्टी। और कभी कभी इस बॉस्टन टी पार्टी से अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस बॉस्टन टी पार्टी इज क्लियर। चलें, एनीहाउ अब ये बिल्कुल ही यहाँ से औकात से बाहर हो रहे थे, तो इनको औकात में लेके आने के लिए इसी साल 1773 में ही ब्रिटेन ने एक एक्ट पास किया
उस एक्ट को कहते हैं इनटॉलरेबल एक्ट्स। ब्रेक लेनी है आप लोगों ने? नहीं। अच्छा, बाकी सबको भी चाहिए ब्रेक यार, 2-3 लोगों का फिर डेमोक्रेसी है, तो अगर ज्यादा लोग कहेंगे तो ब्रेक दे। जाहिर, अच्छा सारे ही चाहते हैं जी। या इरफान अल्लाह आई लव यू, ये बात हुई ना सर, आपकी मर्जी, ये होते हैं ओबीडियंट बच्चे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो यार आपको रिदा, आपको कॉन्वोकेशन था। और नहीं, मैथ्स तो मैं कर ही लूंगा, मैथ्स का इशू नहीं है। चलें ठीक है, आप लोग जो है कर लें ब्रेक, तो मैं फिर वापस आता हूँ, ठीक है। और अराउंड हम 8:15 पे दोबारा या वाओ रिदा, वेरी गुड यार बच्चे, I win gold मस्ट medalist. शेयर पिक्चर्स विद मी, वेरी गुड, यू वन ए गोल्ड मेडल। इरफानुल्लाह सर, जब आपका ना टाइम हो जाएगा हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच इरफानुल्लाह। ठीक है, जस्ट ब्रेकिंग, सो सी यू अराउंड, लव।